वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 131 नंबर क्वेश्चन, जो आपका क्रैश कोर्स का हिस्सा है। जो प्रश्न छूट गए थे उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आपका 131 नंबर जो है सवाल है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सवाल का डिमांड क्या है उन पर हम लोग बात करते चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कह रहा है सवाल कि जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? क्या कह रहा है कि जल संसाधन का संरक्षण जो है आपका क्यों जरूरी है। जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है, मतलब क्यों। ठीक है, क्यों जरूरी है। देखिए, बहुत इसका सिंपल जवाब दिया जा सकता है। आप शुरुआती दौर से पढ़ते आ रहे हैं, जब 6, 7, 8, 9, 10th में जब रहे होंगे तो उस समय से भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि जल जो है कि जल को बचाना जरूरी क्यों है। ठीक है, क्योंकि आप इस धारा का एनालिसिस करेंगे, यानी कि पृथ्वी पर जब जल की उपलब्धता के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1/3 जो है, ठीक है, वो आपका जल तो है, लेकिन वह पीने योग्य जल जो है आपके नहीं है। वह जल जो है कि बहुत खारे जल है, उनमें सॉल्ट की मात्राएं जो है कि ज़्यादा विद्यमान है। ठीक है, या जिस तरीका से जल का दुरुपयोग हो रहा है या जल से जो प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषित जल को तो पिया नहीं जा सकता है। तो इसलिए, या बहुत जो है कि जिसमें केमिकल वगैरह जो है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहाए जा रहे हैं। इस तरीका से जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो क्या उन प्रदूषित जल को हम लोग सिंचाई के प्रयोग में ला सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, आपका पेयजल की समस्या तो एक है ही, इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था में भी जो है कि यह अपना योगदान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले रहेंगे, विषैले पदार्थ जो है कि उसमें पाए जाएंगे, जो नहीं आपके सिंचाई के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं, ना ही उसको आप पीने के रूप में कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है, या जिस तरीके से जनसंख्या का जो है कि दबाव बढ़ते जा रहा है और भी अन्य जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता है। जल तो जितना है वो तो है ही, लेकिन जो है कि अगर उनको चाहिए होगा, जरूरत जो है, या मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल जो है कि जो मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रहा है, पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों की जनसंख्या जो है कि बढ़ रहा है, तो उनकी जरूरतें हैं। और फिर जो है कि इंसान है, उनकी जरूरतें हैं। दैनिक दिनचर्या में जो भी जल का उपयोग है उसको तो वो करेगा ही करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जल का संरक्षण जो है कि जरूरी है। आने वाले दिनों में एक ऐसा समस्या, गंभीर समस्या पैदा ना हो, इसलिए जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। समझे? अगर हम लोग उसके कुछ डेटा पर बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि, या गुणवत्ता पर बात करते हैं, जैसे गुणवत्ता में जैसे कि जल का ह्रास हो रहा है, जिस कारण उपयोगी जो जल संसाधन है उसकी उपलब्धता जो है कि सीमित हो जा रहा है। 90% जल का उपयोग जो है कि सिंचाई के लिए तो करते ही हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए संतुलित तथा पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए जल का संरक्षण जो है कि बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आपको जल बचाने की आवश्यकता है, जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, नेसेसरी हो जाता है। समझे? यानी कि आने वाले दिनों में जल की उपलब्धता बना रहे, इसलिए जैसे अगर जल की उपलब्धता नहीं बना रहेगा तो आने वाले दिनों में क्राइसिस होंगे ही, संकट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसका परिणाम जो है कि परिणाम क्या, उसका जिसका दुष्परिणाम निकल करके आपके सामने आएंगे। तो इसलिए आज से भी जल को बचाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए।
आपके सामने दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रहा है आपको, तो हम लोग इन दोनों चीजों को समझ लेंगे तो हम लोग अंतर भी कर पाएंगे। समझिए, कह रहा है कि बंजर भूमि, ठीक है, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है, में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले बंजर भूमि समझते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि समझते हैं। इसके नाम में ही आपको छिपा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसे बंजर भूमि किस भूमि को कहेंगे, तो वैसे भूमि जो अनउपजाऊ है, अनउपजाऊ नहीं मतलब जिस पर उपजाए नहीं जा सकते हैं, जिस पे फसलें उगाई नहीं जा सकती हैं, वो अनउपजाऊ है। तो उस तरीका के भूमि को हम लोग बंजर भूमि कहते हैं, जिसको किसी भी दुनिया के कोई भी टेक्नोलॉजी ला करके उसको सुधार नहीं सकते हैं, जिस पर फसलें नहीं उग सकते हैं, उन भूमि को हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। बात क्लियर हो गया। अब जो है कि कुछ कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी है। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहने का सेंस है कि जो भी आप कृषि कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह के फसलों का आप उत्पादित फसल कर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि यह बिल्कुल बंजर भूमि की तरह नहीं है। यह भूमि जो है कि एट टाइम जो है कि नहीं हो रहा है, फसल उत्पादित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो है कि उसको टेक्नोलॉजी से, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस भूमि को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको जो है कि बदल करके उस पर कृषि कार्य किए जा सकते हैं। तो बंजर, तो जो भी आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, हम लोग उस भूमि को कहेंगे जिस पर 5 सालों से 6 सालों से कृषि कार्य नहीं किए जाते रहे हो। तो उसके मूल में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे तो वो रेसिडेंस बना लिया गया हो, ठीक है, या किसी अन्य तरह के उद्योग वगैरह स्थापित कर लिए गए हो, वो अलग मसला है। लेकिन जो है कि उस पर बाद के दिनों में, ठीक है, आगे यानी कि उसको चाहेंगे आप तो उसको कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस है कि इस बंजर भूमि पर आप कुछ भी करेंगे तो वो उसके सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। और कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है, ठीक है, अभी तो व्यर्थ है, वेस्ट है, जिस पर जंगल झाड़ियां जम गए हैं, बड़े बड़े झूड़ झलास जमे हुए हैं, लेकिन उन झूड़ झलासों को साफ करके उस पर कृषि कार्य किए जा सकते हैं, तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आपके कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है वो हो जाएंगे। तो अगर अंतर आप स्पष्ट करेंगे तो क्या कहा जा सकता है कि इस भूमि पर कभी भी कृषि नहीं होगा और इस भूमि पर कृषि हो सकते हैं, कृषि कार्य किए जा सकते हैं, इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बंजर भूमि में किस किस को हम लोग रखेंगे, तो उसको रखेंगे, जैसे मान के चलिए कि आपका जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी भूभाग, वो हो जाएगा बंजर भूमि, वो कभी भी नहीं उगाए जा सकते हैं। जो मरुस्थल है वो आपका बंजर भूमि हो जाएगा। जो बीहर है यानी कि रिवाइंस जो है वो आपके बंजर भूमि के उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीका से, और यह जो कृषि योग्य भूमि है उस पर जो है कि मतलब जंगली पौधा वगैरह जो है कि हो गया, या घास वगैरह हो गया है, या जल जमाव हो गया है, मिट्टी का पर्दन हो गया है, अधिवास बनाए जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीका से वो कृषि कार्य उस समय एट टाइम रुक गया है, लेकिन उसको ना कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर फसलें उगाए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस इन दोनों में हो सकते हैं या है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से या स्क्रीनशॉट जो है कि रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगा, तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जूट कृषि का वर्णन कीजिए। देखिए, जूट क्या होता है, ठीक है। जूट या पटसन, पटसन का जिक्र नहीं है यहाँ, जूट के ही बारे में बातें की जा रही हैं।
तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जूट कृषि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अगर भारत में सर्वाधिक मात्रा में जूट की हम लोग बात करते हैं तो जूट प्रोडक्शन जो है कि बंगाल ज्यादा करता है, भारी मात्रा में करता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि जो जूट होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो जूट जो है एक ऐसा फसल है, ठीक है, जो एक तरह से वो रेशेदार फसल है, उनसे जो है रेशा निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जिससे रस्सी वगैरह जो है कि बनाए जा सकते हैं। रस्सी जो जानवरों को बांध बांध करके रखा जाता है, या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में किए जा सकते हैं, रस्सी बनाए जा सकते हैं। या आप बोरा समझते हैं, बोरा, जो जूट का बोरा आता है, ठीक है, जो आप जिसको जूट का बोरा या जो जिसको सूती का बोरा कहा जाता है ना, जिसमें आलू जिस बोरे में आते हैं वो जूट वाले एक्चुअली में होते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, चलते चलते थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में एक चटकल हुआ करता था। ठीक है, और उसके बारे में कहा गया, यानी कि जूट प्रोडक्शन जब वहां से घटा या उसके प्रति जो है कि एक तरह से उसका प्रोडक्शन जो है कि घटा, तो उसके बारे में एक बहुत राइमिंग फेमस हो रहा था कि वो उस चटकल बोलते थे उसको, यानी कि जूट बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उसको हम लोग चटकल के नाम से बोलते थे। तो जब वो धीरे धीरे ह्रास होने लगा तो उसका प्रोडक्शन जो है कि बहुत कम होने लगा, तो इस एक लोक मतलब लोक पंक्ति के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से यह बातें मतलब निकल करके आती है कि चटकल चटकल बरमसिया ताला लटकल हायरे चटकल। तो इस पर एक राइमिंग बनता है। अब इसका मतलब जो था कि यही था कि जो उसका प्रोडक्शन कम हुआ था, तो उस तरीके से बंगाल में कंपनियां बंद हो गई थी। चलिए, रहा ये बात तो आप उसको समझ गए होंगे। या जो गलीचा है जिससे बहुत सारी वस्तुएं जो है कि बनाई जाती हैं, वो आपके जूट हो गए। इसकी बनाने की विधि हम लोग समझते हैं तो समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में यह क्यों है। देखिए, जूट बनता कैसे है। तो जूट जो है इसके पौधे होते हैं। ठीक है, ये पौधे होते हैं, लंबे लंबे इसके पौधे होते हैं, एक तरह से 6-6 फीट 8-8 फीट 10-10 फीट तक भी इसकी लंबाई हो सकती है, और इससे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी 5 फीट 4 फीट भी हो सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो नस्ल की बातें हैं नस्ल के हिसाब से उसका हाइट होता है। तो एक्चुअली में इसके बनाने का विधि है कि इसको ना जब यह पकता है, जब यह अपनी मेच्योर स्टेज में चला जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, इसको काट करके कटाई कर करके पानी में सराने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब यह सड़ता है तो बहुत मुलायम हो जाता है। सड़ने के बाद उसको फिर निकाल करके सुखा दिए जाते हैं, सुखा करके फिर इससे रेशे खींच लिए जाते हैं। ठीक है, या इसको बहुत बेहतर तरीके से थूरा जाता है, और थूर करके ना रेशा का आकार दिया जाता है, और फिर उससे जो है कि आपको जो भी सामग्री बनाने हैं, आपको बोरा बनाना है, आपको रस्सी बनाना है, आपको टाट बनाना है, या जो भी वस्तु बनाना है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इससे जो है कि एक प्रकार से क्या कह सकता है, इसका बिक्री जो है कि उस समय मतलब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो है कि एक नकदी फसल के रूप में भी इसको जाना जाता था। यह जो है कि इस तरीके से मतलब एक तरह से तैयार होता था। ठीक है, अब यह स्थिति जो है, ऐसी अनुकूल दशाएं पश्चिम बंगाल में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है कि आप पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जो जिले हैं, ठीक है, वो सब जो है कि आपके नदियों के किनारे ही मिलेंगे। तो जो जूट का उत्पादन होता था तो उसको उसी में डाल करके सरा दिए जाते थे। तो जहां तक पर पानी की उपलब्धता रहेगा वहां यह जो है कि कृषि जो है कि फलेगा फूलेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल उत्पादन इसका कर लिए और फिर इसको जब ये आपका रस्सी बनाना है, जो टाट बनाना है या बोरे बनाने हैं, उसके लिए तो उसको सराहना की आवश्यकता पड़ेगी ही। अब पानी है ये नहीं है तो कैसे करेंगे आप। मान लीजिए कि आप जो है कि यहाँ मनेर में जूट का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है,
और जूट उत्पादित करें, आप स्कूल ले जाइएगा लंदन में पानी में सराने के लिए, तो कितना कॉस्टली पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। आप यहाँ बना रहे हैं, आप ले जाइएगा, आप जो है कि कहीं दिल्ली साइड में है और वहां से आप चेन्नई भेजिएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तो ज्यादातर वहीं पे यह फसल उगाए जाएंगे जहां इसको प्रॉपर जो है कि अनुकूल दशा इसको प्राप्त हो जाए। ठीक है, यह अगर इसके नेचर के बारे में हम लोग बात, हाँ रुक जाइए, तो यह दशाएं जो है कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण जो है कि इसकी कृषि जो है, जूट का जो कृषि है, जूट कृषि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, अगर अगर इनका मुख्य उत्पादन क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है, जैसे मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, कूच बिहार, हुगली, 24 परगना, ये सब जो है इसके मुख्य क्षेत्र है। या जलपाईगुड़ी, मालदा, ये जो भी है, वर्धमान, ये सब जो है कि इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। हावड़ा जो जिला है, ये सब सारे जो है कि पश्चिम बंगाल के जिले हैं, इनमें उगाए जाते हैं। अगर इनकी अनुकूल दशाओं की हम लोग बात करते हैं तो यह जो है कि जूट जो है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का एक पौधा है। इसकी खेती के लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान जो है कि होना चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और डेल्टाई मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसको सड़ने के लिए तालाब या जलाशय की आवश्यकता होती है, जो पश्चिम बंगाल में इसकी भौगोलिक दशाएं प्राप्त है, जिसलिए यहाँ पर वह हो पाती है। तो ये जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको जो भी पॉइंट जो पहले याद आए उसका जो है कि आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे बनाए जाते हैं, जिसके लिए अनुकूल दशाएं वहां है। तो देखिए, आप जो है कि जूट और पटसन दोनों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम स्थान रखता है। और अगर यही बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो पश्चिम बंगाल से जो भी सटे इलाके हैं, उन इलाकों में आपको यह देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर सवाल आपका यहीं से बनता है, ऑब्जेक्टिव में बनाएगा तो यहीं से कि जूट का उत्पादन जो है कि सर्वाधिक करने वाला निम्न में से कौन राज्य है। तो आप एग्जाम में जो है कि आप इसका उत्तर जो है कि बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल, कि विशेषीकृत फलोत्पादन एवं सब्जी वाली कृषि शहरों के निकट विकसित होती है, ऐसा क्यों। तो देखिए, जो भी है माने स्पेशल फलोत्पादन, फल हो गया या सब्जी हो गया, उनकी कृषि जो है कि शहरों में क्यों की जाती है। ठीक, तो इस क्यों का जवाब है भैया सिंपल सा जवाब है यह। आप इसको 2-3 जो है कि तर्क दे करके इसका जो है कि स्पष्टीकरण दे सकते हैं। जैसे कह रहा है कि फल उत्पादन जो है या सब्जी जो है कि ज्यादातर शहरों में ही विकसित क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे वैलिड रीजन यह है कि जो शहर है, ठीक है, जो भी शहर है, ABCDEFGH जो भी शहर है, उन शहरों में जनसंख्या अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ग्रामों की अपेक्षा उन शहर, यानी कि कोई भी शहर है, शहर का जनसंख्या जो है कि ज्यादा होगा। जब शहर की जनसंख्या ज्यादा होगा तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ेंगे, सब्जियों के डिमांड बढ़ेंगे, फलों के डिमांड बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वैलिड कारण जो है कि यह हो सकता है कि वहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या का दबाव वहां पे ज्यादा होगा, तो फल उत्पादन के मांग बढ़ेंगे, साग सब्जी की मांग बढ़ेगी। एक बात यह हो गया। ठीक है, फल और सब्जी जो है कि शीघ्र खराब होता है। एक और बात समझिए, फल जो है या सब्जी जो है कि बहुत जल्दी यथाशीघ्र खराब होने वाले जो है फसल है। ठीक है, या उत्पाद है जो शहरों में के आसपास रहेंगे तो उसको जल्दी जो है कि वहां पर बाजार उपलब्ध हो जाएगा और बाजार में जाएंगे वो बिक जाएंगे। ठीक है, दूसरा कारण जो है कि यह हो गया, इस क्यों का दूसरा जवाब जो है कि यह हो गया कि यह जो है कि जल्दी खराब होते हैं तो इनको मार्केट जाने में थोड़ा जल्दी रहता है, इस लिहाज से भी शहरों के आसपास
या जो इर्द गिर्द है, ठीक है, वहीं पे या उसी के निकट जो है कि इसको डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, या इसको विकसित किए जाते हैं। अब एक चीज और यहाँ समझने वाला बात हो जाता है, तो क्या ऐसा है कि जो शहर है, ठीक है, तो जो ग्रामीण इलाके हैं या शहर से जो दूर बसे इलाके हैं, उन क्षेत्रों में फल और सब्जी नहीं उगाए जाते हैं? तो बिल्कुल उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। अब जो है कि जो मोटर गाड़ियों का दौर स्टार्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था दुरुस्त हुए, यातायात के संसाधन बढ़े, तो बढ़ने के उपरांत जो है कि अब सुदूर इलाकों से भी फल और सब्जियां जो है कि बहुत जल्दी बाजारों में उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लेकिन ठीक है, यह हो रहा है, लेकिन फिर भी लेकिन लग रहा है कि शहरों के निकट ज्यादातर देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि शहर में लोग थोड़ा सा शहर का लोगों का इनकम भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो अलग अलग वेराइटीज की सब्जियां जो है कि खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शंस केस है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि गांव के लोग जो है कि साग सब्जी नहीं खाते। गांव के लोग जो है कि बहुत ताजा साग सब्जी का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर खाते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस केसेस में ये चीजें कहा जा रही है कि थोड़ा सा वहाँ एक तरह से आमदनी है, और आमदनी है तो जाहिर सी बात है, तो शहर में थोड़ा सा जो भी सब्जियां जाएंगी, ठीक, अगर गांव से जो भी सब्जियां जाएंगी, वो सब्जियों जाते जाते वो थोड़ा सा एक दिन जो है कि थोड़ा सा डैमेज होने की स्थिति में हो जाता है। तो इसी लिहाज से शहरों के निकट ही ज्यादातर ऐसे आपको सब्जियों के या फलों के जो है उत्पादन देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्यादातर जैसे साग सब्जी वाला देखिएगा तो वही यही मिलेगा शहरों के इर्द गिर्द, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? देखिए, आप नाम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, और नाम से ही इसको अंतर भी कर सकते हैं। शुष्क कृषि किसको कहते हैं? ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ड्राई फार्मिंग और ह्यूमिड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग उसको कहेंगे जिसमें 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, और वर्षा के अभाव में ऐसे फसल उगाए जाते हैं जहां शुष्कता सहन जो है कि वो कर सकता है। जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या है? आपके ड्राई फार्मिंग के एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीका से जब आप आर्द्र कृषि की बात करते हैं, ह्यूमिड फार्मिंग की बात करते हैं, तो ह्यूमिड फार्मिंग क्या हो जाएगा कि इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि जिसमें पानी की प्रचुरता भरपूर मात्रा चाहिए होगा, जहां आर्द्रता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो उस तरह के जो कृषि कार्य होंगे, यानी कि जिसमें पानी की खपत ज्यादा होगी, सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा हो पाएगा, तो उन तरह के फसलों को हम लोग आर्द्र कृषि के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो जैसे जिन्हें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, जैसे आप धान की बात सुनेंगे, ठीक है, धान जो है कि पानी ज्यादा खोजता है, जूट जो है कि आपका पानी ज्यादा खोजता है, गन्ना जो है कि आपका पानी जो है कि ज्यादा खोजता है। तो इन तरह के जो भी फसलें होंगे वो आपके ह्यूमिड फार्मिंग के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, या आर्द्र के एग्जाम्पल होंगे। तो अंतर कर पाएंगे कि शुष्क में जो है कि पानी जो है कि कम भी चलेगा, आर्द्र में पानी जो है कि ज्यादा लगेगा। शुष्क में, ठीक है, एक तरह से या वर्षा जलों पर शुष्क कृषि निर्भर करता है, और इसमें जो है कि ट्यूबवेल और मोटर वेल जो है कि नल वगैरह जो है कि इसका भी इस्तेमाल जो है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से इसके अगर एग्जाम्पल्स पर हम लोग बात करते हैं, तो इसका रागी बाजरा ये लिखा जा सकता है, ये इसके चावल वगैरह ये लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अंतर कर पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं को लिखिए। देखिए, भारत की कृषि की 3 विशेषता लिखना क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि भारत में जो अगर विशेषता की बात करते हैं तो भारत में गहन निर्वहन कृषि है, कृषि होती है, गहन निर्वहन कृषि ही भारतीय कृषि की
विशेषता हो जाती है। भारत में वर्ष में 3 मौसमी फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए भारतीय कृषि की यह विशेषता है कि भारत में 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो 3 तरह की फसलें जो है आपके कौन कौन है, जैसे आपका खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो भारत में ही जो है यानी कि भारतीय कृषि की यह जो है कि विशेषता ही है, यहाँ 3 तरह के यानी कि 3 मौसमी फसलें उगाए जाते हैं। बाकी और जगह पर ऐसा व्यवस्था नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो उष्ण कटिबंधीय मानसून क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में, ठीक है। अच्छा, भारत के अलावा भी अगर बात करते हैं तो जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र होगा उन क्षेत्रों में खरीफ और रबी और जायद 3 तरह की फसलें उगाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी स्पेशलिटी हो जाती है। और भारतीय कृषि जो है कि मुख्यतः वर्षा आधारित है, यानी कि भारत में ज्यादातर कृषि जो है वर्षा पर आधारित होता है। वर्षा जल पर उसका सिंचाई निर्भर करता है और उसी से वह जो है कि उसका ग्रोथ होता है, उसी से उसकी वृद्धि होती है। तो वह इसका स्पेशलाइजेशन है। तो कहने का मतलब है कि विशेषता में यह भी बातों को जिक्र हम लोग कर सकते हैं कि भारतीय कृषि में जो है लागत जो है कि बाकी अन्य देशों के अपेक्षा, बाकी अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा इसमें कम है, क्योंकि सिंचाई करना जो है कि बहुत एक टफ काम हो जाता है। और टफ काम तो होता ही है, मानव श्रम तो लगता ही है, इसके अलावा भी पूंजी का भी निवेश हो जाता है अगर सिंचाई आप पैसे कर रहे हैं तो ज्यादातर कृषि जो है कि आपके वर्षा आधारित है। तो यह इसकी स्पेशलाइजेशन हो जाता है, यह इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। देखिए गन्ना जो है कि एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां जो है, आदर्श परिस्थितियों की बात करते हैं तो दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु जिसमें तापमान जो है कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, 21 डिग्री से लेकर के कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और कम से कम वर्षा जो है कि 150 सेंटीमीटर वार्षिक जो है कि वार्षिक वर्षा या सिंचाई का जो है कि मैनेजमेंट जो है कि होना चाहिए। पर्याप्त धूप और पाले से रक्षा गन्ना के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, और उपजाऊ दोमट मिट्टी या हल्की चिकनी मिट्टी जो है कि होना चाहिए। चिकनी मिट्टी में ही ज्यादातर गन्ना की खेती जो है की जाती है। तो सर्वाधिक गन्ना जो है आपके यूपी में उगाए जाते हैं और बिहार यूपी में वो इलाके जो जहाँ पे चिकनी जो है मिट्टी या जो दोमट मिट्टी है उन मिट्टियों में ही यह गन्ना हो पाता है। अगर बिहार की बात करेंगे तो जो भी आप चिकनी मिट्टी वाला बेल्ट देख रहे हुए, ठीक है, या ज्यादातर इधर इधर की तरफ बढ़ेंगे यानी कि दक्षिण बिहार की तरफ, दक्षिणी बिहार की तरफ जाएंगे तो जो भी मगा वाले इलाके हैं, ठीक है, उन मगा वाले इलाकों में आपको ये गन्ना की खेती जो है कि सर्वाधिक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, और कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिक का सर्वाधिक अंश संलग्न है। स्पष्ट करिए, स्पष्ट करिए। वो ऋषि क्षेत्र नहीं है भैया, वो कृषि क्षेत्र है। ठीक है, गलती से लिखा गया है यह जो है कि ऋषि नहीं, यह कृषि क्षेत्र। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। इस बात को क्या करना है, स्पष्ट करना है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है कि कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, 50+ यानी कि आधा से ज्यादा जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ठीक है, जो भी है यानी कि जो, और यही कारण है कि जो भारत की जो विशाल जनसंख्या है, ठीक है, विशाल जनसंख्या या जो कामगार जनसंख्या कह सकते हैं,
जो काम करने वाली जनसंख्या है, उस जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि कृषि में संलग्न है। अगर कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग जो है कि 58.2%, यहाँ देख पा रहे होंगे 58.2% कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि केवल और केवल 4.2% जो है कि श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं, और जो है कि 37.6% जो है आपका अन्य श्रमिक है, जो गैर घरेलू उद्योगों में, व्यापार में, वाणिज्य में, विनिर्माण में, उद्योग धंधे में या अलग अलग अनऑर्गेनाइज सेक्टरों में वो काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो कृषि सेक्टर है भारत में, श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है कृषि में ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कृषि जो है कि कृषि पर आपकी अर्थव्यवस्थाएं जब निर्भर कर रही हैं, तो ज्यादातर उसी सेक्टर में लोग जो है कि ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके पीछे एक और भी कई बहुत सारे कारक हैं, जैसे किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है, ऐसे समझिए कि जब किसी को कुछ नहीं आता है तो कम से कम उसको मेड़ बनाना आता है, उसको जो है कि पानी देने आता है, उसको जो है कि खाद बीज छींटने आता है। तो हमारे यहाँ स्किल्ड लोगों की जब कमी होगी, हमारे यहाँ नहीं आपके यहाँ भी, आपके यहाँ आप यानी कि आप अगर कहीं दूसरे देश से देख रहे हैं तो आप वहाँ के भी कहा जा रहा है उसके बारे में कि हमारे यहाँ नहीं, वो आपके यहाँ भी जो अगर स्किल्ड लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टरों में काम करेंगे, अन्यथा कृषि में संलग्न रहेंगे, और तो दूसरा उनके पास विकल्प है ही नहीं। इस लिहाज से भी कृषि सेक्टर में जो है आपका सर्वाधिक जो है कि श्रमिक अपना योगदान देते हैं, सर्वाधिक अंश उसी में योगोदित है, ठीक है, या संलग्न है। तो इस तरीका से आपने देखा। अगले सवाल की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? देखिए, उत्तरी बिहार कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार तरीके जो भी राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी उत्तरी भारत है वहां पे सिंचाई के मुख्य साधन क्या है। तो यहाँ पे सिंचाई का मुख्य साधन जो है आपका नलकूप है, आपका कुआं है, ठीक है, आपका नहर है, ठीक, इसकी जो है कि विशेष महत्व हो जाता है, ठीक। यहाँ पर इसलिए यह है कि जो समतल और मुलायम चट्टाने की उपस्थिति है, यहाँ कृषि उपजाऊ भूमि जो है कि कम गहराई में नदी से या अन्य जल स्रोत से जल की प्राप्त पूर्ति के कारण इन क्षेत्रों में जो है आप इसके साधन देख पा रहे हो मैंने बहुत बढ़िया तरीका से। तो यही 2-3 बातें लिखनी थी आपको कि एक आपका मुख्य साधन जो है नहर हो गया, कुआं हो गया, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं कि जो उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन है वो आपके नहर हो गए, कुआं हो गया और नलकूप हो गया, ठीक है। उसमें भी अगर नहर द्वारा सिंचाई का विशेष महत्व है, यानी कि सर्वाधिक सिंचाई जो है कि नहरों के द्वारा किए जाते हैं, और नलकूप जो है और कुआं जो है कि सिंचाई के साधन जो है ये है, तो ज्यादातर इनसे ही सिंचाई किया जाता है हर जगह, ठीक। लेकिन भारत में अब ये चीज देखने योग्य बातें हो जाती है कि जो जिस क्षेत्रों में नहरों के जाल नहीं बिछे हैं वहां सिंचाई के क्या साधन है, वहां सिंचाई के साधन जो है आपके कुआं और नलकूप से भी प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर नलकूप ही चलता है। जो भी ऊंचे इलाके हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ नलकूप से ही काम चला जाते हैं। तो ये इसके मुख्य साधन रहे हैं जो उत्तर भारत के भारत में जो सिंचाई है, ठीक है, इन्हीं से हो पाती है, इन्हीं की बदौलत। चलिए अगला सवाल।
भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करिए। भारतीय कृषि की समस्या क्या है? देखिए, भारत कृषि में बहुत माने अनेक समस्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि प्राकृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, या आपका सामाजिक हो गया, या अवसंरचना संबंधी समस्या से जो है कि ग्रसित है। तो ये भी एक बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा हो गया, या बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, या जो जल जमाव है, परती है, भूमि का अपरदन है, मिट्टी का अत्यधिक उपयोग है, इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया कि जो भारतीय कृषि की मुख्य समस्या में मिनट बहुत सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, ठीक है, या जो भौगोलिक कारण है वो कारण हो सकते हैं। कहीं पे जो है कि मिट्टी ठीक नहीं है, कहीं पे जो है कि बाढ़ की स्थिति बनता रहता है, कभी सूखा की स्थिति बन रहा रहता है, कहीं जो है कि उत्तम क्वालिटी के बीज आपको मुहैया नहीं करा जा पा रहे हैं, कहीं जो है कि सिंचाई के बेहतरीन साधन डेवलप नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो यह जो है कि एक प्रकार से इसके समस्याओं का मुख्य कारण हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं, आप जितना लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि उत्तम बीज हो गया, रासायनिक खाद हो गया, या ऋण की सुविधा हो गया, भंडारण हो गया, या बाजार की कमी हो गया, या अवसंरचना संबंधी समस्याएं जो है कि इसके मूल में है, या जो भी आपका तंत्र है, जो भी आपका सिस्टम है, उन सिस्टमों की गड़बड़ियां जो है इसके मुख्य में आते हैं। कुछ हमारा जो है कि हमारा और आपका जो है योगदान है, और कुछ हमारे जो तंत्र हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनका भी इसमें रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे अब जो है कि आने वाले दिनों में अगर इस दिशा में काम किया गया, बहुत सारे काम किए गए कृषि सेक्टर में, जैसे हरित क्रांति आया, उर्वरक का प्रयोग किया जाने लगा है, अब भिन्न तरीका से उसको अपने तौर तरीका से एग्रीकल्चर को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए, या ऋण देने की व्यवस्था की गई। तो यह जो है कि इसके एक पॉजिटिव बिंदु है, जिससे जो है कि फसल या कृषि जो है कि डेवलप हो पाया। लेकिन मूल समस्या में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे समस्या हो सकते हैं। आप 4-5 समस्या जो है कि इसमें शामिल कर सकते हैं। हमको लगता है कि सवाल जो है कि आपका खत्म हो चुका है, ये वही सवाल अंग्रेजी में है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले सवालों के साथ। ठीक है, फिलहाल यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया एंड बाय।